नमस्कार साथियों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने जैमिनी ज्योतिष के अंतर्गत प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में राशि दृष्टि, कटपय वर्ग चक्रम, अर्गला विचार, चर कारक तथा चर दशा के विषय में जाना है। अब हमारा प्रथम अध्याय का दूसरा पाद प्रारंभ होता है। प्रथम अध्याय के दूसरे पाद में महर्षि जैमिनी ने आत्मकारक को लेकर के फल कथन किया है। जैसा कि हमने चरकारकों के विषय में पढ़ा, सर्वाधिक अंश वाला जो ग्रह होता है वह आत्मकारक होता है, उससे कम अंश वाला अमात्यकारक, फिर क्रमशः भ्रातृकारक, मातृकारक, पुत्रकारक, ज्ञातिकारक, दाराकारक, ये 7 प्रकार के कारकों के विषय में हमने जाना था। अब दूसरे पाद में महर्षि जैमिनी जो हमारा पहला आत्मकारक ग्रह है उसके आधार पर, अर्थात आत्मकारक ग्रह के आधार पर फल कथन महर्षि जैमिनी ने किया है। उस आत्मकारक के विभिन्न स्थितिवशात, दृष्टिवशात, युतिवशात अथवा राशिवशात विभिन्न प्रकार के फल कथन महर्षि जैमिनी ने आत्मकारक को लेकर के किए हैं। तो इस क्रम में हम आत्मकारक का हमारे जीवन में क्या प्रभाव रहता है, किस तरह के फल आत्मकारक ग्रह हमें देता है, उस विषय में हम विस्तार से जानेंगे। मित्रों, जैमिनी ज्योतिष में आत्मकारक को लेकर के जो सूत्र महर्षि ने प्रतिपादित किए हैं अथवा कहे हैं, वे सूत्र सटीक प्रभावी होते हैं, अर्थात उनका फल जो है वह सटीक मिलता है। तो इस तरह से हम आत्मकारक के विषय में जानेंगे। तो आइए अब चलते हैं सूत्र क्रम के अनुसार अध्ययन करते हैं किस तरह से आत्मकारक के विषय में महर्षि जैमिनी ने सूत्रों को प्रतिपादित किया है। यहाँ पर महर्षि जैमिनी का जो प्रथम अध्याय का दूसरा पाद है उसका प्रथम सूत्र अथ स्वांशो ग्रहाणाम, अथः स्वांशो ग्रहाणाम अर्थात स्वांशः अर्थात आत्मकारकस्य, स्वांशस्य आत्मकारक ग्रहस्य अंशः अर्थात नवांशः, आत्मकारक ग्रह का नवांश में क्या स्थिति है, किस राशि में है अथवा किस ग्रह से संबंध बनाता है, उस विषय में महर्षि जैमिनी फल कथन करते हैं। अतः अथ स्वांशो ग्रहाणाम, आत्मकारक ग्रह का नवांश में स्थितिवशात ग्रहों का फल कथन किया जाता है। इस तरह से यहाँ पर महर्षि जैमिनी जी बताते हैं प्रथम सूत्र के माध्यम से। अब यहाँ पर जो अगला सूत्र है वह कहलाता है पंचमूषिक मार्जाराः। अब कटपय वर्ग के अनुसार पंच से हमने संख्या क्या ग्रहण करनी है, जैसा कि चौ से जो हमें संख्या प्राप्त होती है वह 6 और प से जो हमें संख्या प्राप्त होती है 1। और यहाँ पर जो सिद्धांत है अंकानाम वामतो गतिः, अर्थात अंकों की जो है वो बाएं पक्ष से हम प्रारंभ करेंगे। तो बाएं पक्ष में 6 आता है और उसके बाद 1 आता है, अर्थात 61 आएगा। तो हमने 12 से भाग देना है 60, और जो हम शेष बचेगा वो हमें ग्रहण करना है, अर्थात 1। तो पंच से जो संख्या प्राप्त हुई वह हुई 1। तो पंच से जो संख्या प्राप्त हुई है वह हुई है 1, अर्थात मेष राशि। तो इस तरह से हमने यहाँ पर पंच का कटपय वर्ग चक्र के अनुसार संख्या निकाली है। अब यहाँ पर महर्षि जैमिनी बोलते हैं पंचमूषिक मार्जाराः, अर्थात आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में अगर मेष राशि में स्थित है तो क्या होगा, मूषिक मार्जाराः, मूषिक होते हैं चूहे और मार्जार होते हैं बिल्ले, अर्थात विडाल इत्यादि। तो इन सब से जो है वह जातक पीड़ित रहता है। तो यहाँ पर पंच जो यहाँ पर शब्द महर्षि जैमिनी ने प्रयोग किया है
क्योंकि अगर एक संख्या ही ग्रहण करनी होती तो महर्षि जैमिनी पंच के जगह पर किसी और वर्ण का प्रयोग करते, केवल एक वर्ण जो प्रदर्शित करता है उस वर्ण का प्रयोग करते हैं, क का प्रयोग करते, के पंचमूषिक मार जा रहा, इस तरह से के से भी हम एक संख्या ग्रहण कर सकते थे, अथवा पे से हम एक संख्या ग्रहण कर सकते थे, लेकिन महर्षि जैमिनी ने पंच कहा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर द्विधा अर्थ हम निकालेंगे। पंच से यहाँ पर जो है वह कितने मूषिक, कितने चूहे और कितने बिल्ले, वो हम ग्रहण करेंगे। तो अगर हम चूहे की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 61 संख्या आई थी। 61 हम लगभग 61 के बराबर जो है वह चूहे हो सकते हैं, कितनी संख्या में हो सकते हैं, और मार-जार कितने हो सकते हैं? 5, क्योंकि पंच कहा है। तो इस तरह से हम वहां पर जो है वह अर्थ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम इस सूत्र का अर्थ यहाँ पर निकाल सकते हैं कि आत्मकारक ग्रह अगर मेष राशि का है तो चूहे और बिल्ले जो है वह जातक के लिए दुखदायक सिद्ध होंगे। अब कब दुखदायक सिद्ध होंगे? अगर आत्मकारक ग्रह शुभ है तो वह दुखदायक तो नहीं हो सकते हैं, शुभ फलदायक हो सकते हैं। इस तरह से हमने स्वमति अनुसार, स्वविवेकानुसार यहाँ पर निर्णय करना है, क्योंकि प्रायशः जो बिल्ले होते हैं, विडाल होते हैं, पालतू पशु के रूप में घर में पाले जाते हैं, और पाले किस लिए जाते हैं? चूहे के आतंक से बचाने के लिए। तो यहाँ पर महर्षि जैमिनी का किस तरह का तर्क है वो हमने अपने विवेक के अनुसार निर्णय करना है, और हम इसका सर्वेक्षण के आधार पर भी हम जान सकते हैं कि किस जातक का आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में अगर मेष राशि का है तो वहां पर क्या स्थिति बन रही है, क्या वह सचमुच में पीड़ित है? अगर उसका शुभ ग्रह है तो वह क्या सचमुच उससे लाभ प्राप्त कर रहा है? क्योंकि हम प्रायशः जो किसान होते हैं, जिनके घरों में राशन होता है, तो वहां पर चूहे का आतंक तो होता है, लेकिन वे बिल्लों को प्रायशः पालते हैं। किस लिए पालते हैं? चूहों से राशन को बचाने के लिए, अथवा चूहों से भूमि को बचाने के लिए। अब यहाँ पर मेष राशि ही क्यों ली? मेष राशि में ही इस तरह का फल क्यों है? क्योंकि मेष राशि का जो स्वामी है वो भौम है, मंगल है, जो भूमि से संबंधित है। भूमि का विचार मंगल से किया जाता है, और जो चूहे हैं वो भूमि को नष्ट करते हैं। हम बहुत बार देखते हैं जो किसानों के खेत होते हैं, वहां पर जो चूहे होते हैं वह उसमें बिल बना बना करके, उसको खोद खोद करके उस जो खेत की जो मेड़ होती है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, और जब वृष्टि होती है तो वह खेत कहीं ना कहीं बह जाते हैं, वहां की जो मिट्टी होती है वो बह जाती है। तो इस तरह से हम जो है वह तार्किक रूप से यहाँ पर समझ सकते हैं कि मेष राशि में मूशिक मार जा रहा किस तरह से फलदायक होंगे, किस तरह से कष्टकारी होंगे। तो इस तरह से हमने इस सूत्र का अर्थ निकाला है। अब जो अगला सूत्र है वह वृष राशि को लेकर के है। तत्र चतुष्पादः, तत्र से हम संख्या ग्रहण करेंगे 2, और कटपय वर्ग के अनुसार संख्या प्राप्त होगी 2। चतुष्पादः अर्थात 4 पांव वाले, 4 पांव वाले वृक्ष, भैंस, गाय, घोड़ा इत्यादि जो हमारे पालतू पशु होते हैं उनसे लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि ये सभी पशु है, कहीं ना कहीं हम इनका उपयोग करते हैं अपने जीवन में, इन पालतू पशुओं का उपयोग करते हैं, तो इनसे हमें लाभ प्राप्त होगा। अगर किसी जातक का जो आत्मकारक ग्रह है वह अगर वृष राशि में है तो वह जो 4 पांव वाले पशु होते हैं, बैल, भैंस, गाय, बकरा, घोड़ा इत्यादि जितने भी जो 4 पांव वाले, 4 पाद वाले पशु है, उनसे लाभ प्राप्त होता है। आज के समय में हम देख सकते हैं जो डेयरी फार्म इत्यादि खोले जाते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं भैंस, गाय इत्यादि का डेयरी फार्म होता है, और वो चतुष्पादी पशु होते हैं, उनसे जो है वह लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह से जो घोड़ा इत्यादि है तो वहां पर भी लाभ प्राप्त होता है, बैल इत्यादि है वहां पर भी लाभ प्राप्त होता है। कब लाभ प्राप्त होगा? जब
आत्मकारक ग्रह शुभ होगा अथवा शुभ स्थिति में होगा, और अगर वही आत्मकारक ग्रह अशुभ स्थिति में है तो कहीं ना कहीं इन्हीं चतुष्पदी जो यहाँ पर पशु है उनसे कहीं ना कहीं हानि भी प्राप्त हो सकती है। यह सभी जो विषय है वह सर्वेक्षण के हैं। हम जान सकते हैं किस जातक का किस तरह का योग बन रहा है, उसके आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो हमारा सूत्र है, मृत्यु कंडूह स्थौल्यम च। मृत्यु शब्द से हम यहाँ पर संख्या जो लेंगे वह 3 लेंगे, जो कि मिथुन राशि आएगी। अतः मृत्यु से यहाँ पर तात्पर्य है मिथुन राशि में अगर आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में स्थित हो तो क्या होगा, कंडूह अर्थात खुजली इत्यादि जातक को हो सकती है। स्थौल्यम च, और जातक जो है वह स्थूल हो सकता है। बुध जो हमारा ग्रह है वह त्वचा से उसका विचार किया जाता है। त्वचा संबंधी जितने भी रोग होते हैं बुध ग्रह से विचार किया जाता है, क्योंकि वह त्वचा का कारक ग्रह है। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह है, इसलिए हम यहाँ पर कहीं ना कहीं उससे संबंध जोड़ सकते हैं कि अगर आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में मिथुन राशि का हो तो वहां पर जो है वह जातक जो है वह खुजली फोड़े इत्यादि से परेशान रह सकता है। कब रहेगा, जब उसका जो ग्रह है वह पीड़ित होगा। और स्थौल्यम च, और जातक जो है वह स्थूल होगा। इस तरह से हमने इस सूत्र का अर्थ निकालना है। इसी तरह से जो अगला सूत्र है, दूरे जल कुष्ठादि ही। दूरे से हम यहाँ पर 4 कटपय वर्ग के अनुसार 4 संख्या ग्रहण करेंगे, जो कि कर्क राशि है। अतः जल कुष्ठादि, कर्क राशि जो है, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है जो कि जल प्रकृति का है। तो कर्क राशि भी जलीय राशि है, तो जल कुष्ठादि अर्थात जल से उत्पन्न होने वाले रोग अथवा कुष्ठादि रोग जो है वह कब होंगे, जब आत्मकारक ग्रह नवांश राशि में कर्क राशि का हो, तब जातक जल इत्यादि रोगों से अथवा कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित होगा। नवांश कुंडली में कर्क राशि का हो तो जातक जो है वह जल से वह भयभीत रहेगा, और दूसरा कुष्ठ आदि रोगों से वह पीड़ित रहेगा। तो ये सब जो विचार है हम आत्मकारक के नवांश कुंडली में कर्क राशि में होते हुए कर सकते हैं। इसी तरह से अगला जो हमारा सूत्र है वह है शेषाह श्वापदानी। शेषाह, शेषाह से यहाँ पर संख्या ग्रहण होगी कटपय वर्ग चक्र के अनुसार 5, और श्वापदानी 5 जो है वह सिंह राशि है। अर्थात आत्मकारक ग्रह नवांश में, नवांश कुंडली में अगर सिंह राशि में स्थित है तो जातक क्या होगा, श्वापदानी। श्वापदानी इत्यादि, श्वापदानी से तात्पर्य है कुत्ते इत्यादि, कुकुर आदि जो है उससे जातक पीड़ित रहेगा। अब यहाँ पर हमने विचार करना है इन सभी विषयों में, कब इन सभी विषयों का फल जो है वह पीड़ादायक होगा अथवा हानिकारक होगा, और कब लाभदायक होगा। जरूरी नहीं है कि ये सब फल जो है वह फलदायक ही हो या कष्टदायक ही हो। वहां पर हमने ग्रह स्थिति के अनुसार फलादेश करना है। ग्रह अगर शुभ स्थिति में है तो शुभ फल होगा, ग्रह अगर अशुभ स्थिति में है तो इन्हीं विषयों से कहीं ना कहीं वहां पर हानि प्राप्त होगी। मित्रों, हमने आत्मकारक के 6 राशियों के फल के विषय में जाना। अभी तक हमने मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या इन 6 राशियों में अगर आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में स्थित हो तो उसके अनुसार किस तरह का फल होगा उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। जब भी हमारे समक्ष जातक अथवा जातक का जन्मांग चक्र आता है तो वहां पर हम देख सकते हैं इस तरह से अगर जातक का आत्मकारक ग्रह नवांश कुंडली में इन राशियों में स्थित है तो वहां पर हम कह सकते हैं कि इस तरह का फल जो है वह जातक के साथ घटेगा।
तो इस तरह से हम विचार कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगले 6 राशियों का फल कथन हम अगले भाग में करेंगे। तो मिलते हैं फिर से अगले भाग में। धन्यवाद।